गुड मॉर्निंग क्लास। इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने हमारा चैप्टर नंबर 2 शुरू किया था, जिसके अंदर हम नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे। ओके, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, सबसे पहले हमने स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडी किया था, जिसके अंदर हमने 5 स्कोप स्टडी किए थे इकोनॉमिक्स के, दैट इज कंजप्शन, फाइनेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, ये सभी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे कि नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो 4 फैक्टर्स पे वेरिएट करेगा कि इकोनॉमिक एक साइंस है या नहीं है। अगर इकोनॉमिक एक साइंस है तो वो पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है। ओके, क्योंकि हमने कई डेफिनेशंस में ये देखा था दैट इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस एंड समवन सेज इकोनॉमिक्स इज अ नॉर्मेटिव साइंस। ठीक है, उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या इकोनॉमिक्स आर्ट्स है, और उसके बाद लास्ट हम एज अ कंक्लूजन देखेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है, दोनों साइंस या आर्ट दोनों है या नहीं है। जब मैंने लास्ट सेशन लिया था उस वक्त मैंने आपको ये बताया था कि इकोनॉमिक्स जो है साइंस और आर्ट दोनों होती है, जो हम आगे स्टडी करेंगे। बट सबसे पहले हमें उन्हें एज अ सेपरेट नेचर डिस्कस करना पड़ेगा, जैसे इकोनॉमिक एक साइंस है या नहीं। उसमें हमने स्टडी किया था दैट इज इकोनॉमिक्स अ साइंस, ये भी हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि क्या इकोनॉमिक्स साइंस है। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि साइंस क्या होता है। देखिए, साइंस वो सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होती है जो कोज और इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करती है। ठीक है, साइंस जो है वो स्पेशलाइज्ड बॉडी है जो आपका कोज और इफेक्ट के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करती है कि किस तरीके से अगर कोई घटना हो रही है तो उसका इफेक्ट क्या रहेगा। ओके, इकोनॉमिक्स साइंस में हमने ये देखा था। उसके बाद हमने ये देखा कि कौन से फीचर्स हैं जिनके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है वो साइंस है। उसमें हमने डिस्कस किए थे कि साइंटिफिक प्रोसीजर हम यूज़ करते हैं, प्रिडिक्शन की पावर होती है, सिस्टमाइज्ड स्टडी होती है, लॉज की वैलिडिटी रहती है, रिलेशनशिप रहता है कोज और इफेक्ट के बीच में। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक्स साइंस नहीं है, मतलब आर्ग्यूमेंट किए थे उसके अगेंस्ट। उसमें हमने क्या था कि डिसएग्रीमेंट रहता है इकोनॉमिस्ट के बीच में, ऑब्जेक्टिव नहीं होता इसका कुछ, इसके लॉज एग्जैक्ट नहीं होते, डेफिनेट फोरकास्ट हम नहीं कर सकते। बट ओवरऑल हमने जो देखा वो हमने ये देखा कि ठीक है, इकोनॉमिक्स में जो है हम ह्यूमन बीइंग की स्टडी करते हैं, बट साइंस में हम क्या है नॉन लिविंग को भी इंक्लूड करते हैं। और सिर्फ ये आपका एक फीचर कि डेफिनेट फोरकास्ट नहीं हो सकता, सिर्फ इसके बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि इकोनॉमिक एक साइंस नहीं है, इकोनॉमिक साइंस होती है। ठीक है, तो उसी का हम सेकंड पार्ट आज डिस्कस करने जा रहे हैं दैट वेदर इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस। देखिए स्टूडेंट्स, आपके जो पेपर में है 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। या तो आपसे ये पूछा जाता है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, कि इकोनॉमिक्स का नेचर बताइए। जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 6 मार्क्स में। क्यों? क्योंकि उसमें आपको ये जस्टिफाई करना है कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस और आर्ट दोनों है। ठीक है, या फिर आपसे सेपरेट भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दैट वेदर इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, एक्सप्लेन वेदर इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, एक्सप्लेन वेदर इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस, और इकोनॉमिक्स इज अ आर्ट। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अलग अलग टॉपिक को स्टडी करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखिए पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस का क्या है। इफ इकोनॉमिक्स इज अ साइंस देन द क्वेश्चन विच अराइज इज दैट इज इकोनॉमिक्स जस्ट पॉजिटिव साइंस और इज इट नॉर्मेटिव साइंस ऑल्सो। अगर इकोनॉमिक साइंस है तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वो कौन सी साइंस है, पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है। बिफोर मेकिंग इंटरप्रिटेशन अबाउट दैम इट वुड बी सुटेबल टू अंडरस्टैंड देयर मीनिंग। कुछ भी डिसीजन लेने से पहले, कुछ भी कंक्लूजन निकालने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस होती क्या है, उनके बीच का डिफरेंस क्या रहता है। देखिए, पॉजिटिव साइंस, in the form of positive science economics tells about the relationship between cause and consequence। जो पॉजिटिव साइंस की फॉर्म है उसमें इकोनॉमिक्स क्या है, आपको रिलेशनशिप बताते हैं कोज और कॉन्सिक्वेंस, मतलब आपका क्या घटना कुछ हुई है, उसका क्या कारण था और उसका रिजल्ट क्या निकला। ओके, इट इंटरप्रेट्स दैट व्हाट इज दिस, वो ये बताते हैं कि ये क्या है, ये क्यों है, हाउ डज इट हैपन, कि ये किस तरीके से हो रहा है। इट कैन नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द मेरिट और डिमेरिट, ये सिर्फ क्या बताता है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, क्यों हो रहा है, सिर्फ ये बताता है। ये मेरिट या डिमेरिट के बारे में नहीं बताता। करेक्टनेस और डिफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ना ये बताता कि इकोनॉमिक्स ठीक है या उसके अंदर कुछ कमियां हैं। दिस इज बेस्ड ऑन डिस्क्रिशन और ऑन प्रेडिक्शन, ये जो है आपकी अवधारणाओं पर बेस्ड है, मिथ पे बेस्ड है आपकी। ठीक है, पॉजिटिव साइंस। और नॉर्मेटिव साइंस क्या है,
नॉर्मेटिव साइंस एनालाइसिस द फैक्ट एसोसिएटेड विद पॉलिसीज। जो नॉर्मेटिव साइंस है वो उन फैक्ट को स्टडी करते हैं जो आपके पॉलिसी से रिलेटेड हो। दैट इज व्हाट ऑट टू बी डन, कि हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी डन इन अ पर्टिकुलर कंडीशन। एक पर्टिकुलर सिचुएशन हमारे पास आई, उस सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना चाहिए। इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मेटिव साइंस इकोनॉमिक्स थ्रो लाइट ऑन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड एक्शन। जो नॉर्मेटिव साइंस है वो ये बताती है कि इकोनॉमिक्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हो सकती है। ठीक है, पॉजिटिव साइंस आपको क्या बता रही है, सिर्फ ये बता रही है कि कोज और इफेक्ट में रिलेशन क्या है, ये सिर्फ आपको ये बताएगी क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। जबकि नॉर्मेटिव साइंस है वो क्या बताएगी आपको कि आपको क्या करना चाहिए, पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक से इकोनॉमिक एक्टिविटी की मेरिट और डीमेरिट कौन कौन सी हैं। ठीक है, अगर हम इन दोनों डेफिनेशन के बेसिस पे डिस्कस करें तो अकॉर्डिंग टू अस क्या होना चाहिए कि वो दोनों ही होती है। ठीक है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दोनों साइंस वो होती है, क्योंकि हमें ये भी पता करना होता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और हमें ये भी पता करना होता है कि उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या रहेंगे। ओके, तो देखिए, इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस, आर्ग्यूमेंट इन फेवर। इकोनॉमिक्स जो है पॉजिटिव साइंस है, उसके फेवर में क्या क्या बोला गया है देखिए। प्रोफेसर JB से सीनियर अमंग क्लासिक इकोनॉमिस्ट, प्रोफेसर JB से सीनियर जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, एंड प्रोफेसर रॉबिन्स अमंग मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, ठीक है, हैव रिगार्डेड इकोनॉमिक्स टू बी पॉजिटिव साइंस। उन्होंने क्या बोला है कि इकोनॉमिक्स जो है आपकी पॉजिटिव साइंस है। अकॉर्डिंग टू रॉबिन, इकोनॉमिक्स स्टडी द फैक्ट विच कैन बी एग्जामिन्ड। रॉबिन क्या कहता है कि इकोनॉमिक्स वो फैक्ट स्टडी करते हैं जिन्हें हम एग्जामिन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। वाइल नॉर्मेटिव साइंस स्टडीज द फैक्ट ऑफ इवैल्यूएशन एंड फाइंडिंग्स, जबकि जो नॉर्मेटिव साइंस है वो उन फैक्ट को स्टडी करते हैं जिन्हें हम इवेल्युएट कर सकते हैं, या जो हमने कभी कहीं खोजा है उसको इवेल्यूएशन करना है, सिर्फ इसके बारे में हम नॉर्मेटिव साइंस में स्टडी करते हैं। तो देखिए उन्होंने क्या क्या फेवर दिया है। इन इकोनॉमिक्स द एक्चुअल व्यू पॉइंट कैन प्रोवाइड सिस्टमेटिक, आर्ग्यूमेंटेटिव एंड करेक्ट इकोनॉमिक कंक्लूजन। इकोनॉमिक्स में क्या है, जो आपका एक्चुअल व्यू पॉइंट है वो कैसे आता है, सिस्टमेटिक वे से, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स भी होंगी। ठीक है, बिकॉज द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस इज आर्ग्यूमेंट इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि कॉज और कॉन्सिक्वेंस के बीच में जो रिलेशन होता है वो अपने आप में ही एक आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, किसी घटना का होना और उसका किसी रिजल्ट के साथ उसको रिलेट करना वो खुद में ही एक बहस की बात है। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि बहस से, सिस्टमेटिक वे से जब आप आर्ग्यूमेंट करते हैं तब जाकर के आप इकोनॉमिक्स के रियल कंक्लूजन निकाल सकते हैं, करेक्ट कंक्लूजन निकाल सकते हैं। एक्चुअल व्यू पॉइंट कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल बिलीफ एंड साइंटिफिक एनालिसिस। जो एक्चुअल व्यू पॉइंट है, मतलब आप जो अपना असली नज़रिया बता सकते हैं इकोनॉमिक प्रिंसिपल का, वो एक्चुअल बिलीफ और साइंटिफिक एनालिसिस के बेस पे ही बता सकते हैं। इफ ओनली द स्टडी ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज डन इन इकोनॉमिक्स, अगर हम इकोनॉमिक्स की स्टडी में सिर्फ ये देखें कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितनी ऑथेंटिकेट है, कितनी लॉफुल है, कितनी ठीक है, देन डिसएग्रीमेंट अमंग इकोनॉमिस्ट विल लेसन। तो जो इकोनॉमिस्ट के बीच में अलग अलग डिफरेंसेस हैं वो कम हो जाएंगे। अंडरस्टैंडेबिलिटी विल इंक्रीज, जो उनकी अंडरस्टैंडेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी अमंग देयर, एंड द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स विल ऑल्सो टेक प्लेस इन अ रैपिड वे। और जो इकोनॉमिक्स के बीच में डेवलपमेंट है वो भी आपकी जल्दी से होगी, मतलब अच्छे से होगी। ये कहना क्या चाहते हैं कि हम अगर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइड से रिलेटेड बात करें, अगर हम सिर्फ ये चेक करें कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अब वो ठीक है या नहीं एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो जो इकोनॉमिस्ट के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, जो उनके बीच में लड़ाइयाँ हैं व्यू पॉइंट को लेकर के, अलग अलग चीज़ें हैं, वो कम हो जाएंगी और उससे क्या उनकी अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ेगी और जो इकोनॉमिक्स है उसका डेवलपमेंट होगा। प्रोफेसर रॉबिन्स हैज सेड दैट रियलाइजिंग द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि अगर हम रियलाइज कर लें कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो कम हैं, मैनकाइंड शुड परफॉर्म वर्क अकॉर्डिंग टू द बेस्ट ऑफ हिज स्किल्स। तो जो ह्यूमन बीइंग है ना वो अपने सबसे अच्छे तरीके, मतलब जो उसके अंदर स्किल है उसका बेस्ट यूज करके अपना काम करेगा। ही शुड अंडरटेक ओनली सच वर्क इन विच ही स्पेशलाइज, वो सिर्फ वही काम करेगा जिसके अंदर वो इफेक्टिव है, उस एफिशिएंट है। इफ एन इंडिविजुअल स्टार्ट डूइंग ऑल काइंड ऑफ वर्क, अगर एक इंसान जो है हर तरीके का काम करना शुरू कर दे, देन ही विल वेस्ट बोथ हिज टाइम एज वेल एज मनी, तो वो दोनों चीज़ें खराब कर रहा है, अपना टाइम भी और पैसा भी। Therefore, an economist should concentrate only on the cause and
कॉन्सिक्वेंस। इसलिए जो इकोनॉमिस्ट है उसको सिर्फ और सिर्फ किस पे कंसंट्रेट करना चाहिए, कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस पे कंसंट्रेट करना चाहिए। ही शुड नॉट पे अटेंशन ऑन व्हाट हैज़ टू बी डन और व्हाट नॉट हैज़ टू बी डन। उसे इस बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, ठीक है, मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं होना था, इस पर ध्यान ना दे करके वो सिर्फ क्या देखे कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका क्या रिजल्ट रहेगा। ओके, दोबारा बता देती हूँ, इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिव साइंस में हमने क्या स्टडी किया है। इसमें हमने ये स्टडी किया है कि इकोनॉमिक्स जो है पॉजिटिव साइंस है, नो डाउट इकोनॉमिक्स एक पॉजिटिव साइंस है, पर उसके पॉजिटिव साइंस होने के पीछे कौन कौन से आर्ग्यूमेंट थे वो हमने यहाँ पे देखे हैं, मतलब कौन कौन से व्यू पॉइंट थे। जिसमें पहला हमने देखा कि अगर हमें करेक्ट कंक्लूजन देना है तो हमें आर्ग्यूमेंटेटिव स्टडी अपनानी पड़ेगी जो कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस से हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो आपस में एक आर्ग्यूमेंट है। और एक्चुअल व्यू पॉइंट जो है वो आप एक्चुअल बिलीफ और साइंटिफिक एनालिसिस के बेस पे निकाल सकते हैं। अगर आपको इकोनॉमिस्ट के बीच में डिफरेंसेस को कम करना है, उनके अंडरस्टैंडेबिलिटी को इंक्रीज करना है, तो आपको क्या करना होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की ऑथेंटिसिटी को सिर्फ चेक करना होगा, जिससे क्या है इकोनॉमिक आपके जल्दी से जल्दी डेवलप हो सके। और इसके अलावा प्रोफेसर रॉबिन्स ने क्या कहा है कि हमारी सोसाइटी में अगर ह्यूमन बीइंग ये समझना शुरू कर दे कि उसके पास रिसोर्सेज की कमी है, तो वो सिर्फ वही काम करेगा जिसके अंदर वो एफिशिएंट है, काफ़ी इंटेलिजेंट है, ठीक है, वो दूसरे कोई काम नहीं करेगा। इससे क्या है, टाइम और पैसा दोनों बचेगा। इसलिए एक इकोनॉमिस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान दे कि एक घटना का उसके रिजल्ट से किस तरीके से रिलेशन हमें निकालना है, ना कि ये इस चीज़ पे ध्यान दे कि क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तो ये आपके फेवर थे, इकोनॉमिक इज अ पॉजिटिव साइंस से रिलेटेड। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक इज नॉर्मेटिव साइंस, कि नॉर्मेटिव साइंस है या नहीं, उसके लिए जो फेवर दिए गए हैं, आर्ग्यूमेंट जो दिए गए हैं फेवर में, वो हम यहाँ देखेंगे। एक बार दोबारा बता देती हूँ, नॉर्मेटिव साइंस क्या होती है। नॉर्मेटिव साइंस आपके पॉलिसीज़ को एनालाइज करती है कि हमें क्या करना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, उसकी मेरिट या डिमेरिट क्या रहेंगी, ठीक है। तो देखिए, वेरियस इकोनॉमिक सच एज फ्रेजर, हेंडरसन एंड पांडेंट एंड अदर कंसिडर्ड इकोनॉमिक्स टू बी नॉर्मेटिव साइंस। जो इकोनॉमिस्ट थे फ्रेजर, हेंडरसन एंड पांडेंट, उन्होंने क्या बोला कि इकोनॉमिक्स जो एक नॉर्मेटिव साइंस है, और इसके लिए उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स भी दिए हैं। सबसे पहले देखिए, मैनकाइंड इज बोथ इमोशनल एंड आर्ग्यूमेंटेटिव। उन्होंने बोला कि मैनकाइंड जो है नो डाउट आर्ग्यूमेंटिव है, बट उसके साथ साथ वो इमोशनल भी है। अलोंग विद बीइंग आर्ग्यूमेंटेटिव, an individual is emotional also and therefore it is essential to study both the aspect of human behavior। ठीक है, हमने ये माना कि वो आर्ग्यूमेंट कर सकता है बट उसके साथ साथ वो इमोशनल भी है, तो क्या है, हमें उसके ह्यूमन बिहेवियर के दोनों एस्पेक्ट्स को स्टडी करना ज़रूरी है। दस ऑल्सो विद बीइंग पॉजिटिव साइंस, इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो ए नॉर्मेटिव साइंस। तो इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि अगर वो पॉजिटिव साइंस है तो वो साथ ही साथ नॉर्मेटिव साइंस भी है। उसके बाद मोर यूजफुल, इन फैक्ट इकोनॉमिक इज अ कन्वेयर ऑफ सोशल वेलफेयर। आपको पता होगा इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, मेन मकसद क्या है, मुद्दा क्या है, सोशल वेलफेयर करना। देयरफॉर इट यूजेस इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मेटिव साइंस विल बी मोर इम्पोर्टेंट। इसलिए अगर हम इसको नॉर्मेटिव साइंस की तरह यूज़ करें तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अलॉन्ग विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एन इकोनॉमिस्ट शुड ऑल्सो थिंक अबाउट मेकिंग इट मोर यूजफुल एंड इन्फ्लुएंशियल। सिर्फ ये स्टडी करना एफिशिएंट नहीं है, इनफ नहीं है कि उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सही हैं या नहीं, बल्कि हमें ये भी साथ साथ स्टडी करना पड़ेगा कि हम उन एक्टिविटीज़ को किस तरीके से ज़्यादा यूजफुल बना सकते हैं, ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बना सकते हैं, ताकि उसका दूसरे पे प्रभाव पड़े। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिकों को हम क्या कह रहे हैं, इकोनॉमिक्स क्या है, सोशल वेलफेयर है, हमें लोगों की सेवा करनी है। और अगर हमें लोगों की सेवा करनी है तो हमें अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल और इन्फ्लुएंशियल बनाना होगा। उसके बाद रॉन्ग आर्ग्यूमेंट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, द आर्ग्यूमेंट that which subject should be studied with economists should be merely interpret the relationship between cause and consequence। ये आर्ग्यूमेंट कि जो इकोनॉमिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ ये बताए कि कॉज एंड इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप क्या है, वो थोड़ा गलत हो जाएगा। एंड द टास्क ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन शुड बी असाइन टू द पॉलिसी मेकर एंड पॉलिटिकल लीडर इज नॉट करेक्ट। और ये कि वहाँ से अगर कुछ सोल्यूशन निकालना है हमें, तो हम ये किसको दे दें, राइट, पॉलिसी मेकर को या पॉलिटिकल लीडर्स को दे दें, वो गलत होगा। इट्स एक्चुअल एनालिसिस विल बिकम मोनोटोनियस एंड अनइंस्पायरिंग। इससे क्या होगा, वो मोनोटोनियस हो जाएगा और उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा लेबर पे, और पावर भी आपकी नहीं बचेगी। देयरफॉर द पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन शुड ऑल्सो वेस्ट इन द इकोनॉमिस्ट। इसलिए जो पावर है डिसीजन लेने की वो किसके पास होनी चाहिए,
आपके इकोनॉमिस्ट के पास भी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि उन्होंने ना उस चीज़ को स्टडी किया, उन्हें पता है कि डिवीजन ऑफ लेबर आपको किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से होगा। अगर आप पॉलिटिकल लीडर्स को दे देंगे पॉलिसी मेकिंग का काम, तो वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपने हिसाब से उसको रन करेंगे, ठीक है। तो उससे ना तो पैसा बचेगा आपका, ना ही आपकी लेबर इंस्पायर होगी और आपकी पावर भी सेव नहीं होगी, ठीक है। तो जो पॉलिसी मेकिंग का काम है वो आपको किसको देना चाहिए? इकोनॉमिस्ट को यहाँ देना चाहिए। आफ्टर दैट मोर रियलिस्टिक। अब देखिए जो रोंग आर्गुमेंट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर है उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स जो एक नॉर्मेटिव साइंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में स्टडी किया है, ठीक है। कि अगर हम पॉलिटिकल लीडर्स को दे देंगे तो उसके क्या डीमेरिट्स रहेंगे, और अगर हम इकोनॉमिस्ट को दे देते हैं पॉलिसी मेकिंग का काम तो उसके क्या बेनिफिट रहेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट मोर रियलिस्टिक। द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स इज ऑन अ कॉन्टिन्यूस चेंज। जो नेचर इकोनॉमिक्स का वो लगातार चेंज होता रहता है। टुडे इकोनॉमिक इज रैपिडली डेवलपिंग इन द फॉर्म ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स। आज के टाइम में जो इकोनॉमिक है वो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के थ्रू डेवलप हो रही है। सब्जेक्ट सच एज इकोनॉमिक प्लानिंग एंड सोशल सिक्योरिटी हैव बिकम मेजर सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए आज के टाइम में इकोनॉमिक प्लानिंग और जो सोशल सिक्योरिटी है वो मेजर सब्जेक्ट बन गए हैं इकोनॉमिक्स के। इन सच कंडीशन वन कैन नॉट इग्नोर द नॉर्मेटिव एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इस कंडीशन में हम नॉर्मेटिव एस्पेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। A more realistic condition will be said to be present only when the economists provide concrete suggestion on subject. एक रियलिस्टिक कंक्लूजन हम तभी दे सकते हैं जब जो इकोनॉमिस्ट है वो हमें एकदम अच्छे से सजेशन दे सब्जेक्ट, जैसे कि इंक्रीजिंग द पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि हम किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में हम एम्प्लॉयमेंट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे रह सकती है, इन सभी चीज़ों को। देखिए मोर रियलिस्टिक में क्या बता रहा है वो कि आज के टाइम में जो है आपके जो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर इकोनॉमिक प्लानिंग और सोशल सिक्योरिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इसलिए हमें इकोनॉमिक के नॉर्मेटिव साइंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें यहाँ पे ये भी सोचना चाहिए कि किस तरीके से हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंक्रीज करना है, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर के आनी है मार्केट में। और ये सभी चीज़ें कब होगी? जब आप जो है इकोनॉमिक के नॉर्मेटिव एस्पेक्ट को स्टडी करें। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मेटिव एस्पेक्ट है जो नॉर्मेटिव साइंस के थ्रू आप इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे हैं वो आपको ये बताता है कि आप अपने पॉलिसीज को किस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर दैट देखिए हेल्पफुल इन बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। ये जो है आपके सोसाइटी को अच्छा बनाने में मदद करेगी। इफ इकोनॉमिक वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी देन इट्स नॉर्मेटिव एस्पेक्ट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। अगर आप इकोनॉमिक्स से ये चाहते हैं कि वो सोसाइटी के भले के लिए काम करे तो आप नॉर्मेटिव एस्पेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। इकोनॉमिक्स ऑल्सो है सोशल साइंस। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक एक सोशल साइंस भी होती है, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है आपकी वो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम करे, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करे, तो आप जो है उसके नॉर्मेटिव एस्पेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपके फेवर थे, ये आपके आर्गुमेंट इन फेवर थे इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव साइंस के लिए। अब देखिए यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है। फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट इज क्लियर दैट इकोनॉमिक्स इज बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नॉर्मेटिव साइंस। इस डिस्कशन से हमें क्या पता चल रहा है कि इकोनॉमिक्स जो है वो पॉजिटिव साइंस भी है और नॉर्मेटिव साइंस भी है। वी कैन कंसिडर इकोनॉमिक्स टू बी प्योर एंड रियलिस्टिक इकोनॉमिक्स बट सर्टेन नॉर्मेटिव ऑब्जेक्टिव शुड ऑल्सो बी केप्ट फॉर प्रैक्टिकल यूज टू रिटेन करेक्टरोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। हम जो है इकोनॉमिक को प्योर या रियलिस्टिक इकोनॉमिक्स कह सकते हैं, बट जो उसके नॉर्मेटिव ऑब्जेक्टिव है उन्हें भी हमें प्रैक्टिकल यूज में रखना होगा ताकि उसका जो रियल करेक्टर है उसको कोई आप बोल सकते हैं लॉस ना हो, डैमेज ना पड़े, ठीक है। उसका नॉर्मेटिव ऑब्जेक्टिव क्या है? सोशल वेलफेयर, ठीक है, ताकि सभी लोगों को वेलफेयर हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, आपका एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो, ये सभी चीज़ें, ना कि सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना रहे। ओके, तो आज के सेशन में हमने क्या स्टडी किया? आज के सेशन में हमने ये देखा कि प्रीवियस सेशन में, या मैं बोलूँ जब मैं सेशन को समराइज कर रही थी तब मैंने आपको ये बताया था कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है, ठीक है। उसके मैंने आपको आर्ग्यूमेंट इन फेवर भी बताया और आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट भी बताए। उसके बाद मैंने आपको ये बोला कि जब नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स हम स्टडी करते हैं तो हमारा जो सेकंड स्टेप रहता है नेचर्स में साइंस स्टडी करने के बाद ये रहता है कि ठीक है, नो डाउट इकोनॉमिक एक साइंस है, बट वो कौन सी साइंस है? पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस क्या होती है। पॉजिटिव साइंस क्या होती है? जो आपके कॉज और इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप बताती है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ।
और आपकी नॉर्मेटिव साइंस है वो क्या बताती है कि आपके पॉलिसीज़ को आप किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, क्या आपको करना चाहिए था, पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होना चाहिए था, उस सिचुएशन में उस पॉलिसी की क्या मेरिट्स रही, क्या डीमेरिट्स रही। ठीक है, ये आपकी नॉर्मेटिव साइंस थी। जब हमने पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस के फेवर में आर्ग्यूमेंट देखे तो हमने वहाँ से कंक्लूजन क्या निकाला कि जब हम ह्यूमन बीइंग के लिए स्टडी कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइंस को साथ में लेकर के नहीं चल सकते, हमें उसके साथ साथ और किसको लेकर के चलना होगा, नॉर्मेटिव साइंस को भी लेकर के चलना होगा। क्यों? क्योंकि मैनकाइंड है, मानते हैं हम कि वो आर्गुमेंटेटिव है, बट उसके साथ साथ वो कहीं ना कहीं इमोशनल भी है। ठीक है, तो उसके दोनों बिहेवियरल एस्पेक्ट को स्टडी करना हमारे लिए ज़रूरी है, तभी जा करके हम एक कंक्रीट सजेशन दे सकते हैं। कंक्रीट सजेशन मतलब एक करेक्ट डिसीजन हम दे सकते हैं, करेक्ट एनालिसिस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक सिक्के के दोनों पहलू को पढ़ा है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको अलग से टॉपिक पढ़ाया था कि इकोनॉमिक एक पॉजिटिव साइंस भी है और इकोनॉमिक एक नॉर्मेटिव साइंस भी है। अदरवाइज मैं आपको एज एंड होल समराइज करके सिर्फ एक दिन में एक टॉपिक खत्म कर सकती थी कि हाँ, आपसे कोई ये नहीं पूछेगा, आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि इकोनॉमिक का नेचर क्या है, आर्ट है, साइंस है, बोथ है, तो आप सीधा लिख देना जी बोथ है, और उसके बोथ में जो आपके फेवर या अगेंस्ट आने थे आर्ग्यूमेंट वो मैं आपको स्टडी करवा देती। ठीक है, बट ऐसा नहीं, अलग अलग इनको स्टडी करना भी जरूरी था, क्योंकि कई बार क्या होता है आपसे जो एग्जामिनर है वो ये नहीं जानना चाहता कि आपको नॉलेज कितनी है, वो ये जानना चाहता है कि आपने समझा कितना। ठीक है, इसलिए कई बार जो है आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ये ना एक ट्रेंड चलता रहता है कि इकोनॉमिक के नेचर में आपको लिखना है जी बहुत साइंस आर्ट है, बहुत साइंस आर्ट है, बट कई बार एग्जामिनर क्या करता है ट्रेंड से हट करके आपसे कुछ पूछता है। ठीक है, और जब वो आपसे ट्रेंड से हट करके कुछ पूछेगा तो आपको वहाँ मतलब फंस नहीं जाना है, इसलिए हमें अलग अलग स्टडी भी टॉपिक की करनी होती है। नो डाउट हम वो भी स्टडी करेंगे कि बोथ है कैसे नहीं है, बट उससे पहले हमें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि हम ये स्टडी कर रहे हैं कि इकोनॉमिक साइंस भी है, आर्ट्स भी है, तो साइंस की डेफिनेशन क्या होती है, आर्ट्स की डेफिनेशन आप क्या दे सकते हैं। ओके, दैट्स वाई अलग अलग पढ़ाना इनको बहुत ज़रूरी था। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ आई एम गोइंग टू वाइंड अप माई सेशन। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग इन एवरी सेशन कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती हो तो आप जो हैं पूछ सकते हैं स्कूल में आकर के वेडनेसडे और सैटरडे को। इसके अलावा आप मुझे पर्सनली कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ओके, सो आई एम गोइंग टू वाइंड अप माई सेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।